तो आइए, स्वागत है आपका सेल के पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिए, सेल मेम्ब्रेन में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो पढ़ लिए। तो वो सेल मेम्ब्रेन किसका था? एनिमल सेल का। एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग होता है वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन प्लांट सेल में थोड़ा मामला अलग है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, बजाय इसके ये आउटर कवरिंग नहीं है, इसके बाहर भी एक और हार्ड कवरिंग होता है। क्या होता है? हार्ड कवरिंग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो जब आपका एक क्वेश्चन आएगा डिफरेंस लिखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उस समय ये होगा कि एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ। अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन है, बाहर वाला सेल वॉल है। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक में हम लोग सेल वॉल कुछ कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल पढ़ेंगे। तो इसको मैं मिटा दूं। सेल वॉल बना हुआ है और अंदर वाला क्या? सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल का क्या प्रॉपर्टी है जो सेल मेम्ब्रेन का नहीं है? सेल मेम्ब्रेन क्या था? लिविंग था। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन क्या था? लिविंग था। लेकिन सेल वॉल क्या होता है? डेड होता है। ये क्या होता है? डेड होता है। ये क्या था? सेलेक्टिवली परमिएबल था। हम लोग पढ़े थे कि सेल मेम्ब्रेन में केवल सेलेक्टेड मटेरियल्स ही अलाउड है आने और जाने के लिए, लेकिन सेल वॉल में ऐसा नहीं है। सेल वॉल में कोई भी आए कोई भी जाए कोई मतलब नहीं है। जो मरा हुआ है वो क्या किसी को रोकेगा? ठीक है ना। तो ये क्या है? पूरा परमिएबल है। क्या है? परमिएबल है। ये परमिएबल है, इसका मतलब ये क्या कि चाहे जो आए चाहे जो जाए, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर जब मैं प्लांट टिश्यू पढ़ा रहा था तो मैं बार बार बता रहा था सेल वॉल किससे बना है। या तो लिग्निन से बनता है या तो सेलुलोज से होता है, लेकिन मेनली हम लोग क्या याद रखते हैं? सेल वॉल किससे बना होता है? मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। चौथा पार्ट, इसका प्रॉपर्टी कैसा है? ये सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, हार्ड है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल भी था, सॉफ्ट भी था, लेकिन सेल वॉल क्या है? हार्ड है, रिजिड है और फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्या है? नॉन फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये सेल वॉल की प्रॉपर्टीज हो गई कि सेल वॉल हार्ड है, रिजिड है एंड नॉन फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करता है सेल को। सेल को क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है एंड गिव्स डेफिनेट शेप टू सेल। क्या करता है? शेप देता है टू सेल। तो ये बातें आप फोटो खींच सकते हो इसका स्क्रीनशॉट, कि सेल वॉल के बारे में इतनी बातें आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो सेल वॉल क्या है? बिल्कुल हार्ड है, डेड है, परमिएबल है, कोई भी आ सकता है जा सकता है, और सेलुलोज से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग सेल के अंदर चलते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम लोग एक सेल बना लेते हैं। सेल के अंदर बहुत सारा पार्ट होता है, लेकिन अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो है हमारा अगला टॉपिक, वो है न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है न्यूक्लियस में से। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। ठीक है, कहने का मतलब डबल मेम्ब्रेन है, मतलब क्या कि मतलब इसका ऐसे मेम्ब्रेन होता है। यानी दो परत है इसका। ठीक है ना, एक मेम्ब्रेन बाहर है, एक मेम्ब्रेन अंदर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कितना है? दो मेम्ब्रेन है, एक बाहर है और एक अंदर है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? डबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है ना, अब ये देखते होंगे आप, दो मेम्ब्रेन के बीच में एक जगह है खाली, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या है ये? न्यूक्लियर पोर है, दो मेम्ब्रेन के बीच में एक जगह खाली है। ठीक है, इसके अंदर देखिए, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको तो साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है,
पूरे सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। लेकिन न्यूक्लियस को कौन कंट्रोल करेगा? पूरे सेल का ब्रेन किसको कहेंगे? न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन न्यूक्लियस को भी कोई कंट्रोल करता है, एक स्फेरिकल बॉल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस का थोड़ा सा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या है? ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, ये क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया ये बाहर वाला। अब इसके अंदर जो मटेरियल उसको हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि अभी हम लोग केवल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ लिए कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बीच में कुछ गैप्स होती है जिसको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियोलस करता है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जो लिक्विड प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है? जो मटेरियल साइटोप्लाज्म में है उस मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर ले जाने के लिए कोई जगह तो चाहिए, कोई गेट तो चाहिए, कोई रास्ता तो चाहिए। वो रास्ता कौन देता है? न्यूक्लियर पोर देता है। न्यूक्लियर पोर से होते हुए कोई मटेरियल सेल का न्यूक्लियस के अंदर जाता है, ठीक है। दूसरा बात, जो न्यूक्लियोलस है इसका काम क्या है? ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियस के अंदर हम लोग चलेंगे, न्यूक्लियस के बाहर वाला स्ट्रक्चर तो हम लोग पढ़ लिए। अब क्या करेंगे? न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे। तो आप इसको क्या करो, एक बार बना लो, ठीक है ना। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर का क्या काम है ये लिख लो। परमिट्स ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। क्या करता है? मटेरियल को ट्रांसफर करता है। कौन? न्यूक्लियर पोर, ठीक है ना। क्या करता है? ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो न्यूक्लियोलस है, सबका काम पता होना चाहिए। न्यूक्लियर पोर का पता चल गया, अब हम न्यूक्लियोलस का बता देते हैं। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। ये क्या करता है? जो राइबोसोम्स होता है, फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स, जिसको क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। देखिए राइबोसोम्स जो है इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे एम्बेडेड होता है, मिलता है बाहर में, यहाँ पर मिलेगा आपको राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? सेल के अंदर प्रोटीन बनाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है, लेकिन राइबोसोम को कौन बनाता है अगर कोई पूछे तो वो कौन है? न्यूक्लियोलस है। कौन है? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम को बनाता है न्यूक्लियस के अंदर। ये बात आपको पता चल गया, न्यूक्लियर पोर पता चल गया, न्यूक्लियोलस पता चल गया, ठीक है। अब सेल के अंदर हम लोग चलेंगे इंपॉर्टेंट मटेरियल, यहाँ पर जिसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इंटेंगल माइक, पूरा ऐसे कंडेंस, हाईली कॉइल्ड, ठीक है ना। ऐसे धागे धागे एकदम हाईली कॉइल्ड, लपटे हुए, चिपटे हुए, घूमे फिरे हुए, इनको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। क्या? क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल। तो क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? लिख लो। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल। तो बोला जाए इंटेंगल, एकदम आस पास एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो काफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब वो कॉइल्ड हो जाएंगे, इंटेंगल हो जाएंगे, तब वो क्या बताते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल बनाते हैं। ये क्रोमैटिन मटेरियल कब काम आता है इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी,
कि नॉर्मल जब सेल रहता है तब उसके अंदर ये मटेरियल कैसा रहता है, हाईली कोल्ड, एक लंबा सा धागा लो और उसको एक दूसरे में लपेट दो, तब वो क्या बनाएगा, क्रोमैटिन मटेरियल बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये नॉर्मल अवस्था में क्रोमैटिन मटेरियल रहता है। जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है ना, तो ये लॉन्ग जो थ्रेड है वो छोटे छोटे पीसेज में टूट जाता है और उसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये क्या होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है, यहां मैं लिख देता हूं, किसमें बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स क्या है, स्मॉल पीसेज ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल विच इज कंडेंस हो जाता है, ये मोटा मोटा हो जाता है। ये जो धागा है ये मोटा हो जाएगा और छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएगा। मोटा होने को क्या कहते हैं, कंडेंस हो गया। तो जब सेल डिवाइड होने वाला रहता जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है तो क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। अगर इतना पतला धागा है तो ये इतना मोटा हो जाएगा, अगर इतना पतला है तो इतना मोटा हो जाएगा और ये छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएगा। मान लो मेरे उंगली को 3 पीसेज में आप काट दो, 1 2 3, तब वो 3 जो पीसेज बनी है वो क्या कहलाएगी, क्रोमोसोम्स कहलाएगी। तो ये आप एक बार पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं मिटाता हूँ उसको। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ लिए। अब न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर और जाएंगे। तो चलो अब हम लोग सेल बना के न्यूक्लियस नहीं बना रहे हैं, अब समझो हम लोग केवल न्यूक्लियस ही बना रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स है क्योंकि टूट चुका है, ठीक है ना। ये क्या है, क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो क्रोमोसोम कब दिखेगा, कभी भी कोई बोले तो आप बताओगे कि ये सेल डिवीजन के समय दिखता है, ठीक है। अब मजे की बात है कि क्रोमोसोम्स किससे बना है, इसको हमको देखना है, ठीक है ना। क्रोमोसोम किससे बना है, कंपोनेंट्स बताना है। क्रोमोसोम 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक डीएनए और एक स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम है हिस्टोन्स, ठीक है। इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, डीएनए और प्रोटीन से। बोला जाए डीएनए किससे मिलकर बना है, तो डीएनए जीन्स से मिलकर बना है। तो जीन्स क्या काम आता है, जो इनहेरिटेंस होता है ना। जीन्स किस में काम आता है, इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, जब कभी रिप्रोडक्शन होता है किसी चाइल्ड का तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर और फादर से मिलता है, ठीक है ना। बोला जाता है कि आंख माँ की तरह है, होठ बाप की तरह है, कान माँ की तरह है, आंख पिताजी की तरह है। तो ये जो चीज़ें मिलती है एक चाइल्ड की रिजेंबल करती है पेरेंट्स से, वो किसके कारण होता है, जीन्स के कारण होता है। इसी चीज़ को इनहेरिटेंस कहते हैं। ये कैसे होता है ये डिटेल में आपका क्लास 10 में है, लेकिन अभी नहीं है। तो जीन्स क्या होता है, डीएनए का स्पेशल सेगमेंट होता है, ठीक है ना। अगर ये डीएनए है, मान लो ये डीएनए है इतना बड़ा, तो इसका स्पेशल सेगमेंट ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये जीन्स है। ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बच्चे का आंख का जो आइरिस होता है उसका कलर ब्लू होगा या ब्राउन होगा। बोलते हैं ना किसी का ब्लू कलर आई है या कुछ है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, जीन्स पे करता है, ठीक है। तो मैं ये आपको लिखवा देता हूँ कि जीन्स क्या होता है, ठीक है। डीएनए किससे बनता है, जीन्स से बनता है। और जीन्स की क्या है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ, ये जीन्स लिखा है, ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, ठीक है। डीएनए किससे मिलकर बनता है, जीन्स से। जीन्स क्या है, डीएनए का एक स्मॉल पार्ट है।
प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में हम लोग को और कुछ नहीं लिखना, खाली ये जान लेना कि प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन है, ठीक है ना। अब अगर इसको मैं खोलूं तो क्रोमोसोम कैसा दिखता है आपको मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा टाइप का होता है, ठीक है ना। ये जो थ्रेड है वो थ्रेड ऐसा था, ठीक है ना, वो थ्रेड से बना था, वो थ्रेड ऐसा मिल जाएगा, ऐसा बनेगा, चारों में वैसे ही थ्रेड होगा। अगर आप इस थ्रेड को खोलोगे तो ये थ्रेड ऐसा लंबा सा जाएगा, ठीक है ना। ये थ्रेड क्या रहेगा ना, छोटे छोटे ऐसे ही है, इसके चारों तरफ ऐसे लपेटा हुआ रहता है, इसी को हम लोग हिस्टोन कहते हैं। और इस डीएनए पे मान लीजिए ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये पार्ट है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जीन्स कहते हैं। तो एक सेल था, सेल का न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम को हम ऐसे बनाए, क्रोमोसोम को भी जब खोले तो ये डीएनए बना, डीएनए किसके चारों तरफ है, हिस्टोन के है, डीएनए का स्पेशल सेगमेंट को क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। बस बहुत डिटेल में पढ़ा दिया न्यूक्लियस में, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार वीडियो के लेंथ देख लेता हूँ कितना हो गया है, 16 मिनट हुआ, यानी मैं 3-4 मिनट इसमें और कुछ पढ़ा सकता हूँ। तो हम लोग इसमें कौन सा टॉपिक खत्म कर लिए, न्यूक्लियस को कर लिए। अब न्यूक्लियस के आधार पे हम लोग, सेल के 2 टाइप होते हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सेल। आप सोच रहे होंगे सर के पास इतना जोश कहाँ से आता है, जोश मतलब अगर बच्चे पढ़ने वाले हो ना उस टाइप से, तो जोश अपने आप आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ समझ, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। आप बोलोगे कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक क्या होता है, देखिए ये सेल है, ये सेल का क्या है, क्रोमैटिन है, क्या ये क्रोमैटिन नेटवर्क है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये देखिए अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है कौन, क्रोमैटिन मटेरियल, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, यूकार्योटिक कहेंगे। मान लीजिए इसका क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट है, लेकिन ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ऐसे खुला पड़ा हुआ है, इसका क्रोमैटिन ऐसे ही, कोई इसको कवर नहीं किया हुआ, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तब इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रोकार्योटिक। तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं है, किसी कोना में ऐसे पड़ा हो सकता है, कहीं पर ये ऐसे क्रोमोसोम बना बढ़ के ऐसे पड़ा हो सकता है, ऐसे सेल को क्या कहेंगे, प्रोकार्योटिक। इसका मतलब ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस उसको कहते हैं जिसके चारों तरफ क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस का कवरिंग नहीं होगा, उसको फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं। और फॉल्स न्यूक्लियस ही क्या, प्रोकार्योटिक है। तो अर्थात प्रोकार्योटिक क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ये क्या है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। आप बोलोगे सर ऐसा भी कोई जीव है क्या जिसका न्यूक्लियस नहीं होता ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ट्रू न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट। जी हाँ, ये किस में होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जो उतना डेवलप नहीं हुए हैं, बस है तो है, जीव है बस उसके अंदर, और कोई सेंसेस नहीं है, तो किस में होते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वगैरह, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। ये किस में, यूकार्योटिक। यूकार्योटिक में क्या, एडवांस ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग हैं एडवांस ऑर्गेनिज्म, एडवांस में क्या होता है, यूकार्योटिक होता है, ठीक है। तो प्रोकार्योटिक मतलब, अब देखिए पी मतलब, पी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होना, लेकिन यहाँ पर उल्टा रखना है, ठीक है ना, आजकल सब कुछ उल्टा ही होता है। पी का मतलब प्रेजेंट ही नहीं होगा, पी का मतलब आपको एब्सेंट याद रखना, पी फॉर प्रेजेंट, लेकिन उसका उल्टा क्या होता है, एब्सेंट, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। यूकार्योटिक, यूकार्योटिक मतलब क्या, जहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इस टाइप से अगर आप इसको याद करना चाहो तो कर लो, क्योंकि कंफ्यूजन बार बार हो ही जाता है, ठीक है ना। इसमें सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, ये डिफरेंस बता रहे हैं हम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आएगा आपको, राइट डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। इसमें सेल ऑर्गेनल्स
एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल होता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम क्या होगा, सिंगल होगा। इसमें क्या होगा, मोर देन वन क्रोमोसोम, एक से ज्यादा क्रोमोसोम होगा। अरे हम लोग है भाई, बड़ा आदमी है, यूकारियोटिक में हम लोग आ जाएंगे, जितने हाथी घोड़ा गधा दिख रहा सब। मोर देन वन क्रोमोसोम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक क्या होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रोकार्योटिक क्या होता है, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो। यूकार्योटिक वो होता है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। ये काफी शुरुआत में जो ऑर्गेनिज्म बने, जो अर्थ जब जन्म लिया और तब जो पहले ऑर्गेनिज्म बने यानी कि बैक्टीरिया, तो शुरू वाले ऑर्गेनिज्म का क्या स्ट्रक्चर है, प्रोकार्योटिक है। एडवांस मतलब समय के साथ वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते गए और अब हम लोग जैसे एडवांस बन गए, तो उनका क्या होगा स्ट्रक्चर, यूकार्योटिक होगा। इनमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जैसे कि राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब नहीं होंगे। इसमें होंगे अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनल होंगे। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम केवल एक मटेरियल पड़ा होगा कहीं, यहाँ पर क्या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होंगे। जैसे कि हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 46 पेयर होते हैं, 46 होते हैं ना पेयर क्रोमोसोम के, XY वाला आप पढ़े होंगे। तो बेसिकली इतनी बातें, इसको आप याद रखिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट 4 में, जिसमें हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी चीज़ें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।